Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and enjoying your life to the fullest. वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ भी अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमें पता है कि इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो फिर इसका जब भी हम रिजिडिटी की बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसका अमेंडिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बड़ा लेंदी होगा। तो ये बात शो कराती है कि वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह अगर हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह वहाँ पर जो है वो अमेंडमेंट का कोई इस तरह का प्रोसीजर है ही नहीं जैसा यहाँ पर है। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट रिजिड कहा जाता है। और जिस तरह से हर आइन में किसी भी दुनिया के किसी मुल्क का आइन हो उसमें उसी के आइन में ये बात भी लिखी हुई होती है कि इसे अमेंड किस तरह किया जाएगा, इसे तरमीम किस तरह किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और यूके का तो अनरिटन है तो वो तो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाती है, उनकी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। तो इसी तरह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बताता है कि हाउ इट विल बी अमेंडेड। तो आर्टिकल 5 जो है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दो तरह के मेथड्स हैं मेन, कि इन दो मेथड्स के ज़रिए जो है वो अमेंडमेंट हो सकती है। जिसमें मोस्टली जो मैं अभी मेथड 1 बताने वाली हूँ वो यूज़ होता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। और जो मेथड 2 है वो बस एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है, वो भी इनकी अमेंडमेंट 18 थी जिसमें हुआ था। उसके अलावा ये सेकंड मेथड यूज़ नहीं होता, बट वी विल बी डिस्कसिंग द बोथ। सो मेथड 1 जो है उसमें ये प्रोसीजर होता है कि जो अमेंडमेंट का प्रपोज़ल होता है या रेजोल्यूशन जो पास होनी होती है वो कांग्रेस के दोनों हाउसेस से होती है। जैसे कि हमें पता है कि कांग्रेस जो अमेरिका में उनके लेजिस्लेचर का नाम है और उसमें भी दो हाउसेस हैं, वो भी दो हाउसेस में मबनी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। तो यहाँ पर ये होता है कि उन दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होकर कोई भी प्रपोजल अगर पास करते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से, वो जब उनकी कांग्रेस से पास हो जाता है उसके पास वो सेकंड रेटिफिकेशन के लिए जाता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास किस तरह से जाता है कि जब दोनों हाउसेज हैं कांग्रेस के वो एक जगह बैठकर कोई भी प्रपोजल देती हैं अमेंडमेंट की, अपने पास से पास करती हैं, तो डायरेक्ट जाता है वो उसका नोटिफिकेशन जो भी तमाम स्टेट्स हैं ना, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो तमाम जो स्टेट्स हैं उनके गवर्नर के पास उसका नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है जी। फिर गवर्नर आगे जो है वो उसे फॉरवर्ड करता है उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स में। अगर स्टेट लेजिस्लेचर से 3/4 के हिसाब से अगर रेटिफिकेशन हो जाती है, 3/4 के हिसाब से मतलब कि अगर 50 स्टेट्स हैं तो उनमें से 38 अगर स्टेट्स उसे पास कर देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर उसे पास कर देती हैं, तो फिर वो अमेंडमेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अमेरिका में रेटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक तो आप अमेंडमेंट को का प्रपोज़ल दे रहे हो, अब वो कांग्रेस दे दी है। अगर हम अभी मेथड 1 की बात करें कि अगर कांग्रेस ने एक प्रपोज़ल दिया अमेंडमेंट का, उसके बाद वो फॉरवर्ड होता है किसे, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, तमाम 50 की 50 को उनके पास वो फॉरवर्ड होगा। अगर वो अपने स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर से अगर 50 में 38 लेजिस्लेचर्स भी जो है ना स्टेट की वो पास कर देती हैं तो वो अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगी। अमेंडमेंट जो है वो फिर अगर रेटिफिकेशन कर दिए 3/4 ने तो फिर वो पब्लिश हो जाएगी, अनाउंस हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो जाएगा। और अभी तक की 27 में से 26 जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो इसी तरह हुई हैं। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो इससे थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर खुद स्टेट्स, जो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, तो अगर स्टेट्स खुद इनिशिएटिव लेते हैं या चाहते हैं कि हम आइन को अमेंड करना चाहते हैं, तो अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से ये प्रपोज़ल कांग्रेस को दें। अब 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर क्या होगी, 2/3 होगी अगर 50 स्टेट्स हैं, 50 में से 34 स्टेट्स अगर जो है वो ये प्रपोज़ल कांग्रेस को दें कि हम अमेंड करना चाहते हैं आइन को, तो फिर कांग्रेस की डिस्क्रिप्शन पर है कि वो माने या ना माने। और अगर कांग्रेस मान जाती है तो वो एक कॉल करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जिसमें तमाम स्टेट होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है जी। और फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एक जगह हो जाती है और वो बिल जो है वो प्रपोज हो जाता है, तो फिर वो वापस यही वाला रेटिफिकेशन होगी कि तमाम स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जाएगा। और अगर 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर्स उसको रेटिफाई कर देती हैं, 38 आउट ऑफ 50 स्टेट्स लेजिस्लेचर अगर उसे फिर रेटिफाई कर देती हैं, तो फिर वो अमेंडमेंट बन जाएगी।
लेकिन ये तमाम जो प्रोसेस हमने सेकंड मेथड का पढ़ा, ये डिस्क्रिप्शन होती है सिर्फ कांग्रेस की, कि अगर स्टेट चाहती भी है कि हम अमेंड करना चाहते हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस को अप्लाई करती है कि हम ये प्रपोजल देना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस की फिर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाए या ना बुलाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस तरह का कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रपोजल भी आ गया और वो रेटिफाइड भी हो गई तो फिर उसका ये सिस्टम नहीं होता यहाँ पर कि वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी एसेंट के लिए या उसका साइन के लिए, तो लाजिम है तभी पास होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कांग्रेस से भी पास हुई है, उसके बाद स्टेट से भी रेटिफाई हो गई है, तो फिर वो अमेंडमेंट हो गई है बस कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह अगर सेकंड मेथड की बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू वो अगर पास हुई है और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स ने उन्हें रेटिफाई कर दिया है, तो वो अमेंडमेंट मान ली जाएगी। इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर प्रेसिडेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात की जाए तो गवर्नर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो बस जैसे ही रेटिफाई होती है अमेंडमेंट, उसी टाइम पर पब्लिश हो जाती है, अनाउंस हो जाती है और वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाती है। तो ये थे 2 मेन मेथड्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जिसमें सबसे पहला मैंने बताया, कंक्लूड कर देती हूँ कि जो कि मोस्टली यहाँ पर यूज़ होता है और तमाम अमेंडमेंट्स इसी पर ही हुई हैं। जो मेथड 2 है उस पर सिर्फ 18 अमेंडमेंट हुई है यहाँ पर। तो ये थे 2 मेन मेथड्स। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।